स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के पेपर आइडिया ऑफ भारत से एक टॉपिक प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के साथ ही उस समय के जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो मुख्यतः धर्म आधारित थी और उसका मुख्य उद्देश्य होता था आत्मबोध या मुक्ति प्राप्त करना। यानी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जीविका चलाना नहीं होता था, यानी खुद के बारे में जानना और मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। शिक्षा का मुख्य आधार वेद थे, इसलिए इसे वैदिक कालीन शिक्षा भी कहा जाता है। उस समय का समाज वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साथ ही आश्रम व्यवस्था भी विद्यमान थी। जो मनुष्य का पूरा जीवन था उसको 100 वर्षों का मानकर उसको 4 भागों में बांटा गया था और 25-25 साल की अवधि के एक एक आश्रम में वो विभाजित था। तो पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो जीवन का जो पहला 25 साल होते थे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति बिताता था और उसी दौरान वो शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा का जो आरंभ है वो उपनयन संस्कार से होता था, यानी विद्यार्थी जब शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता था तो एक संस्कार किया जाता था। प्राचीन काल में पूरे जीवन काल के दौरान जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते थे। तो उन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार था उपनयन संस्कार। तो इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि विद्यार्थी या बच्चा जब शिक्षा आरंभ करता था तो कौन सा संस्कार किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है, उपनयन संस्कार होता था जो कि शिक्षा प्रारंभ करने पर होता था। अब चूंकि समाज वर्णों में बटा हुआ था तो हर वर्ण के विद्यार्थी बच्चे के लिए अलग अलग आयु होती थी उपनयन संस्कार की। जैसे ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार की आयु थी 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष। और शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए यह संस्कार निषेध था, मतलब उनके लिए संस्कार नहीं किया जाता था। विद्यार्थी गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे अभी बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय गुरुकुल जाते थे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और मुख्यतः वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, दर्शन इनकी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा मौखिक तौर पर दी जाती थी, यानी जो भी शिक्षा होती थी वो इस पर जोर होता था कि विद्यार्थियों ने याद कर ले, कंठस्थ कर ले। इस पर मौखिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी विशेषताएं। तो विशेषताओं में अभी हमने जो पढ़ा वही सब आप उनको पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहला है उपनयन संस्कार, हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा आरंभ करने पर किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था। कर्मकांडों की प्रधानता थी, यानी समय के साथ साथ जो धर्म में बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे तो वो सारे कर्मकांड सिखाए जाते थे शिक्षा के दौरान। धर्म प्रधान शिक्षा थी, मुख्यतया धर्म पर आधारित शिक्षा होती थी। जो धार्मिक शास्त्र थे उनकी शिक्षा दी जाती थी। मौखिक शिक्षा को प्रधानता दी जाती थी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक तो धर्मशास्त्रों का अध्ययन होता था, साहित्य, दर्शन, साथ ही नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। गुरुकुल प्रणाली होती थी, यानी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता था। अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता था। व्यक्ति जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे उन्हें अनुशासित रहकर गुरुकुल में रहना पड़ता था। अपने गुरु का के सम्मान पर बहुत बल दिया जाता था। चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था, यानी ये जोर होता था कि जो विद्यार्थी हैं उनका चरित्र अच्छा हो। जब वो इस गुरुकुल से निकले तो वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति बनकर यहाँ से निकले। और समावर्तन संस्कार, जैसे शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है वैसा ही शिक्षा की जो समाप्ति है वो समावर्तन संस्कार से होती थी। यह शिक्षा समाप्त करने पर यह इस संस्कार को किया जाता था और इसमें विद्यार्थी फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था और अपनी शिक्षा समाप्त करके वो गृहस्थ आश्रम में यहाँ से प्रवेश करता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य हम देखते हैं अब। तो इसमें था, पहला उद्देश्य था ज्ञान और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी ज्ञान प्राप्त करने पर और अपने अनुभवों से सीखने पर जोर दिया जाता था। चित्त वृत्तियों का निरोध करती थी शिक्षा, यानी जो एक विलासिता वाली जिंदगी जीने की जो ख्वाहिश होती है उन सबको ये रोकती थी, यानी आपको किसी भी चीज़ की अति करने से रोकती थी। चित्त की जो वृत्तियाँ थी उनका निरोध किया जाता था। ईश्वर भक्ति और धार्मिकता के प्रति उन्मुख रहते थे इस शिक्षा में, कि चूँकि धार्मिक शिक्षा होती थी इसलिए
ईश्वर भक्ति और धार्मिकता के प्रति उन्मुख रहना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना इसका उद्देश्य होता था। सामाजिक कुशलता का विकास करना भी इसका उद्देश्य था, यानी व्यक्ति जब या विद्यार्थी जब उस गुरुकुल से समाज में वापस जाता है रहने के लिए, तो वो एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर अपना सामाजिक जीवन जी सके, इस पर जोर दिया जाता था। अगर हम दोष देखें कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या दोष थे, तो सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई थी, यानी धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर था सांसारिक जीवन की अपेक्षा। क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं की अवहेलना की गई थी। जो शिक्षा थी उसका माध्यम होता था संस्कृत, चूँकि हमारे जो वेद और वेदांत उन सब की भाषा संस्कृत थी, इसलिए जो शिक्षा देने का माध्यम था वो भी संस्कृत भाषा थी, यानी क्षेत्रीय और लोक भाषाओं की अवहेलना की गई थी। पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष विषयों की अवहेलना, जो धर्मनिरपेक्ष विषय थे उनकी जगह धर्म आधारित विषयों की शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। शूद्र वर्ग की शिक्षा की अवहेलना, यानी जो समाज का जो अंतिम वर्ण था शूद्र वर्ग, उसकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसी तरह स्त्री शिक्षा की भी अवहेलना की गई थी, स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर नहीं दिया गया था। हमको ऋग्वैदिक काल में उदाहरण जरूर मिलते हैं स्त्री शिक्षा के, लेकिन बाद के जो समय है उत्तर वैदिक काल से स्त्री शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, मौखिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो ये सारे कुछ दोष थे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में कुछ जो विश्वविद्यालय थे जो कि दुनिया भर में अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर के देशों के विद्यार्थी भी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वो कौन कौन से थे? तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी और वल्लभी। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला नगरी जो थी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। तक्षशिला कहाँ था? अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ के पर रावलपिंडी के पास में ये स्थित था, यानी पार्टीशन में वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी भारत में आता है यह हिस्सा, तो वो जो पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास में स्थित था। और तक्षशिला नगर के बारे में कहा जाता है कि जो श्री राम के भाई भरत, यानी जो भगवान श्री राम है उनके भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इसके नगर की स्थापना की थी, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? तक्षशिला। जो भरत के पुत्र थे तक्ष, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। और ये भारत ही नहीं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना कब की गई थी? 700 ईसा पूर्व में, यानी 700 BC में इसकी स्थापना की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे दुनिया भर से 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे, यानी भारत के साथ ही पूरी दुनिया के जो वहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल पढ़ते थे, 10,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते थे और 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे, उस समय ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र हुआ करता था तक्षशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध जातक कथाएं जो है, बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, ये आपको याद रखना है ना। ऑब्जेक्टिव्स कुछ जो संबंधित प्रश्न साथ में बनते हैं वो भी याद रखिए ताकि कभी ऑब्जेक्टिव बने तो आपको याद रहे। बौद्ध जातक कथाओं में भी तक्षशिला का वर्णन मिलता है और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो टीकाएं हैं, जो कथाएं हैं, उसमें भी हमको तक्षशिला की जानकारी प्राप्त होती है। अब तक्षशिला में कई राजाओं के राजकुमार वहाँ पर पढ़ते थे, राजा अपने बेटों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे। बनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी के जो भारत के दूर दूर के क्षेत्र थे, यानी उज्जैनी पड़ता है आपका मध्य भारत में और तक्षशिला था पश्चिमी भारत में, यानी इतनी दूरी होने पर भी वहाँ पर इतना प्रसिद्ध था वो कि भारत भर से वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे, साथ ही बाहर से भी विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और जो विश्व प्रसिद्ध वहाँ पर गुरु थे, टीचर्स थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। अब हम देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का स्वरूप कैसा था, पद्धति क्या थी। तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसका विकास अलग अलग रूपों में हुआ था, ये कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही विश्वविद्यालय है और वहाँ सभी लोग पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, वहाँ अलग अलग जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, अलग अलग विद्वान थे, अलग अलग विधाओं के टीचर्स, उन्होंने अपने आश्रम बना के रखे हुए थे और जो स्टूडेंट थे उनकी जो भी इंटरेस्ट होता था, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे वो उन आचार्यों के पास जाते थे और वहाँ पर पढ़ते थे।
तो एक एक आचार्य के पास में बहुत सारे विद्यार्थी होते थे, मतलब 100 से लेके 500 तक विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते थे। यानी ऐसा स्वरूप कैसा था, विकेंद्रीकृत था, यानी एक जगह पर सभी नहीं पढ़ाते थे, बहुत बड़े क्षेत्र में अलग अलग आश्रम बने हुए थे अलग अलग आचार्यों के। तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को जो भी रुचि होती थी जिस विषय में, वो उस आचार्य के पास जाता था, उनके आश्रम में रहता था और वहाँ पर पढ़ाई करता था। क्या क्या पढ़ाया जाता था यहाँ पे, तो 60 से ज़्यादा विषय जैसे हम पढ़ चुके हैं पढ़ाए जाते थे, जैसे वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, अलग अलग भाषाएं, शिल्प आदि की वहाँ पे शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य से हमें वर्णन मिलता है कि यहाँ पे पाणिनि, कौटिल्य, जीवक, कौशलराज प्रसेनजीत आदि ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य को लेकर तो कौटिल्य जो है उनको लेकर एक कहानी भी है कि जब चाणक्य तक्षशिला गए तो उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उनका आंसर था कि यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो इस तरह से इतने प्रतिभाशाली लोग वहाँ से निकले हैं। 500 ईसा पूर्व में जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। और यहाँ से जो ग्रेजुएट होते थे स्टूडेंट्स, तो उस समय बड़ा उनका गौरवपूर्ण माना जाता था कि उन्होंने अपनी डिग्री तक्षशिला विश्वविद्यालय से ली है। इसका पतन कैसे हुआ तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारत पे विदेशी आक्रमण होने लगे थे। हमने जो प्राचीन भारत पढ़ा था उसमें हमने देखा है कि जो भी आक्रमण भारत पर हुए वो पश्चिम भारत वाले हिस्से से हुए। जब हमने भारतवर्ष की अवधारणा पढ़ी उसमें भी हमने देखा था कि पश्चिम भारत से ही सारे आक्रमण हुए, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, हिमालयन दर्रे बहुत हैं और वो एक सुगम रास्ता देते हैं विदेशी आक्रमणकारियों को। तो इस स्थान पर स्थित था जो तक्षशिला, उस क्षेत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही विदेशी आक्रमण होने लगे थे, और इस सबसे इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा, बहुत क्षति पहुंची, और आखिरकार 6वीं शताब्दी में ये आक्रमणकारियों के द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, और इस तरह से एक महान जो शिक्षा का केंद्र था वो समाप्त हो गया। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय आए तो भी कौन सा आंसर लगाना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस पर शॉर्ट आंसर भी बन सकता है अलग से, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षा का महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ स्थित था, बिहार राज्य में राजगीर के पास, ठीक है। तक्षशिला था पश्चिमी भारत में जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, और नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में राजगीर के पास में। इसके अवशेष मिले हैं, और हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो बहुत सारे अभिलेखों में इसका वर्णन है। साथ ही 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री व्हेनसोंग और इत्सिंग जब भारत आए, उनके विवरणों से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। व्हेनसोंग और इत्सिंग ने यहाँ पर रहकर पढ़ाई की थी, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। व्हेनसोंग ने लिखा है कि नालंदा बहुत प्रसिद्ध था उस समय और हजारों छात्र यहाँ पर अध्ययन करते थे। ऐसे ही सिंह ने लिखा है कि जो भी प्रसिद्ध विद्वान थे नालंदा विश्वविद्यालय के, उनके नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लिखे होते थे, श्वेत अक्षरों में उनके नाम वहाँ पर लिखे जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। हमने जब गुप्त काल पढ़ा था तो उसमें इस बात का जिक्र आया था कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों से भी पूरा सहयोग मिला था, और गुप्त वंश के पतन के बाद में जो शासक आते रहे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया और उसकी समृद्धि में योगदान जारी रखा। जैसे हर्षवर्धन ने भी इसको अनुदान दिया, पाल शासकों का भी संरक्षण मिला, स्थानीय शासकों के अतिरिक्त भारत के बाहर के जो विदेशों के शासक थे उनसे भी नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान मिला, और इसका लगातार विकास होता रहा। ये विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, मतलब वहाँ पर हॉस्टल था जहाँ पर विद्यार्थी रहते थे और पढ़ाई करते थे, यानी पहला आवासीय विश्वविद्यालय। ये विश्व का
पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 थी और अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। ये आपको याद रखना है। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तो विद्यार्थी आते ही थे, साथ ही बाहर से जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ पर आकर पढ़ाई करते थे। यहाँ पे जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे वो उसके बाद बाहर जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। चूँकि बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, इसको 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। और इसका अगर स्थापत्य देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही सुनियोजित तरीके से बना हुआ था, बहुत विस्तृत क्षेत्र में यानी बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ था। पूरा जो परिसर था, इसका जो कैंपस था, वो एक बड़ी विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था और उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी, यानी मठ बने हुए थे, जिसके सामने स्तूप थे, मंदिर थे, मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। अब इसका प्रबंधन कैसे होता था, मैनेजमेंट कैसे होता था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो कुलपति जो थे वो 2 सलाहकार समितियों की सलाह से करते थे। प्रथम समिति थी वो शिक्षा और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का काम देखती थी। दूसरी समिति विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन को देखती थी। तो प्रबंधन कुलपति 2 समितियों की सहायता से करते थे। विश्वविद्यालय को दान में 200 गांव मिले हुए थे, उनसे जो उपज होती थी, जो आय प्राप्त होती थी, उसी से इसकी अर्थव्यवस्था पूरी चलती थी। और जो यहाँ विद्यार्थी रहते थे उनके भोजन, कपड़े, आवास, सबका प्रबंधन भी उसी आय से होता था। वैनसोंग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख थे शीलभद्र, जो कि खुद एक बहुत बड़े आचार्य थे, शिक्षक और विद्वान थे। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, शीलभद्र, जो कि वैनसोंग जब यहाँ था नालंदा में तो उसके प्रमुख थे शीलभद्र। अब प्रवेश के नियम, ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे प्रवेश बिना परीक्षा के नहीं हो जाता था, यानी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम जैसे अभी होती है उसी तरह से तब होती थी कि प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी, 3 चरणों में होती थी और इनको पास करना होता था, तभी यहाँ पर विद्यार्थी प्रवेश ले सकते थे। पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म, दर्शन, वेद, वेदांत, सांख्य, ये सब पढ़ाया जाता था यहाँ पे। यहाँ इसके अतिरिक्त जो शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये भी था इसके सिलेबस के अंतर्गत। नालंदा की खुदाई में बहुत सारी कांसे की मूर्तियां भी मिली है, तो इससे इतिहासकारों ने एक उनको अंदाजा मिला है कि धातु की मूर्तियां बनाने का विज्ञान भी यहाँ पर पढ़ाया जाता होगा। खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए यानी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए भी यहाँ पर एक विशेष विभाग था। पुस्तकालय अगर हम देखें कि इसका जो लाइब्रेरी काफ़ी प्रसिद्ध थी नालंदा विश्वविद्यालय की, और यहाँ विद्यार्थियों और आचार्यों के लिए ये खुली होती थी। यहाँ पर विद्यार्थियों को पुस्तकें भी दी जाती थी इसी लाइब्रेरी से। 9 मंजिला इमारत थी लाइब्रेरी की, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी और सभी विषयों से संबंधित बुक्स यहाँ पर थी। और इनमें से बहुत सारे पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गए। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी उसी से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जब नालंदा का पतन हो गया तो उसको आग लगा दी गई, उसकी लाइब्रेरी जल के ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर तो जो ओरिजिनल बुक्स थी वो बची ही नहीं, लेकिन उनकी प्रतिलिपियाँ चीनी यात्री यहाँ से अपने साथ ले गए और उन्होंने अपनी रचनाओं में नालंदा के साथ ही और यहाँ के पर जो आचार्य थे, यहाँ जो लाइब्रेरी थी उसका वर्णन किया, तो उससे हमें बहुत सी बातें उनके माध्यम से ही पता चलती है। छात्रावास था, चूँकि आवासीय विद्यालय था तो यहाँ पर हॉस्टल था, 300 कमरे बने थे और उन कमरों में एक से ज़्यादा छात्र रह सकते थे। इसका जो मैनेजमेंट था वो स्टूडेंट्स खुद करते थे छात्र संघ के माध्यम से, जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है अभी, उसी तरह से वहाँ तब भी छात्र संघ था जो कि उसका मैनेजमेंट देखता था। छात्रों को आर्थिक तौर पर कोई चिंता नहीं करनी होती थी, क्योंकि उनका पूरा खर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से उठाया जाता था। और वो जैसे हमने अभी देखा कि उन जो विश्वविद्यालय है उसको 200 गांव दान में मिले हुए थे, जिनकी आय से इन विद्यार्थियों के रहने का, खाने का, पढ़ाई का सारा प्रबंध किया जाता था। पतन कैसे हुआ, तो आखिरी अगर जो हम देखें पूरी तरह से नष्ट करने में बख्तियार खिलजी ने किया था, लेकिन उसके पहले से जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन है और जो उसकी जो ख्याति थी वो कम होने लगी थी, कमज़ोर होने लगा था प्रबंधन उसका। तारानाथ जो है तिब्बती इतिहासकार और लेखक हैं,
उन्होंने ये लिखा है कि भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी इस विश्वविद्यालय की गरिमा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहते थे, जो मैनेजमेंट देखते थे, उनके आपसी झगड़ों से नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी उसकी जो ख्याति थी उस पर असर पड़ा, और विदेशियों का आना भी कम हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। और पहला विदेशी आक्रमणकारी अगर हम देखें तो हुआ था हुण शासक मिहिर कुल ने। जो हुण शासक, जो गुप्त काल के दौरान ही हुणों के आक्रमण आरंभ हो गए थे, तो मिहिर कुल जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया था। और मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और तिब्बती इतिहासकारों ने लिखा है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण से बहुत क्षति पहुंची, लेकिन अंतिम रूप से 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको जला के पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ की लाइब्रेरी जो थी, वहाँ पर जो वो इतनी अमूल्य किताबें रखी हुई थी, और वो सब कुछ जल के ख़त्म हो गई, इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया। अब हम देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। पाल राजवंश के समय प्रसिद्ध था अपनी शिक्षा के लिए, और ये स्थान जहाँ पर ये था वो भी पड़ता है बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने की थी, यानी पाल वंश के शासक धर्मपाल के समय इसकी स्थापना हुई थी। स्वरूप अगर हम देखें तो 160 विहार थे, जिसमें बहुत सारे विशाल कमरे बने हुए थे, और नालंदा के समान ही विक्रमशिला भी प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसमें यहाँ कई विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर को लेकर कई बार प्रश्न बन जाता है कि वो कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षा देते थे, वहाँ कहाँ पढ़ाते थे, तो वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उन्होंने पढ़ाई की थी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो खुद यहाँ पर टीचर थे, आचार्य थे विक्रमशिला में। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। ओदंतपुरी से में वो विद्यार्थी थे और यहाँ वो आचार्य थे। तो आतिश दीपंकर जो है तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर 11वीं शताब्दी में तिब्बत भी गए थे, और तिब्बत से लेकर सुमात्रा तक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसमें आतिश दीपंकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आतिश दीपंकर का नाम आपको याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे वो। इस विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई उसके बाद जल्दी ही इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी, और तिब्बत के साथ शुरुआत से इनका संबंध बड़ा घनिष्ठ रहा। तिब्बत से बहुत सारे विद्वान यहाँ आते रहे, यहाँ के विद्वान भी वहाँ जाते रहे। प्रबंधन अगर हम देखें इसका कैसे होता था, तो एक अध्यक्ष और 6 विद्वानों की समिति मिलकर यहाँ पर शिक्षा, परीक्षा, अनुशासन आदि ये सब चीज़ें देखती थी, और 4 विद्वानों की एक परिषद होती थी जो एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी आते थे उनकी परीक्षा लेती थी। तो उनको कहा जाता था द्वार पंडित, जो कि स्टूडेंट्स की जो प्रवेश के समय परीक्षा लेते थे। अध्ययन क्षेत्र में यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी आते थे। 12वीं शताब्दी के दौरान विक्रमशिला विश्वविद्यालय में करीब 3000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और यहाँ बौद्ध धर्म, न्याय, दर्शन, तंत्र, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म शुरुआत में मुख्यतः 2 शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान, लेकिन बाद में इसकी एक शाखा और विकसित हुई, वज्रयान, जिसमें तंत्र मंत्र पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो जो विक्रमशिला है वो वज्रयान शाखा से संबंधित था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था, और शिक्षा समाप्ति के बाद में विद्यार्थियों को उपाधि दी जाती थी, डिग्री भी दी जाती थी। अब कौन कौन से विद्वान यहाँ पर पढ़ाते थे, तो आतिश दीपंकर, रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, जेतारी रत्नाकर, ज्ञानश्री मिश्र, रत्नव्रज, अभ्यंकर, ये कुछ नाम याद रख लीजिएगा। पतन कैसे हुआ, तो 1203 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार की तरह ही विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया, यहाँ के विशाल पुस्तकालयों को जला दिया, और पूरे एशिया में प्रसिद्ध इस विश्वविद्यालय के सिर्फ खंडहर ही शेष बचे हैं। अगला विश्वविद्यालय था ओदंतपुरी, या उदंतपुरी भी नाम मिलता है। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला के समान ही प्रसिद्ध था, और यहाँ पे ज़्यादा उत्खनन कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इसके पुरातात्विक साक्ष्य कम मिलते हैं। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे नालंदा, तक्षशिला, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन ओदंतपुरी का नाम कम प्रसिद्ध है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा पुरातात्विक साक्ष्य इसके मिल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर उत्खनन कार्य ही नहीं हुआ है। अभी तक ये धरती के गर्भ में ही दबा है। इसकी जो अधिकांश जानकारी है वो विदेशी लेखकों की रचनाओं से ही मिलती है। अरब लेखकों ने इसकी रचना अदबंद के नाम से की है। ओदंतपुरी को उन्होंने क्या कहा है, अदबंद। और लामा तारानाथ, जो कि
तिब्बती इतिहासकार थे, लेखक थे, उन्होंने इसे ओडियंतपुरी महाविद्यालय कहा है। बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। अभी हम पीछे जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर ने ओदंतपुरी से शिक्षा प्राप्त की थी और वो आचार्य कहाँ बने थे? विक्रमशिला में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश गोपाल ने 7वीं सदी में की थी और तिब्बती पांडुलिपियों से पता चलता है कि इस महाविहार के संचालन का जो भार है वो भिक्षु संघ के हाथ में था, किसी राजा के हाथ में नहीं था। मतलब किसी राजा का इंटरफेयर नहीं था, जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु होते थे वही इसका प्रबंधन देखते थे। पतन कैसे हुआ? बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले इसी महाविहार को अपना निशाना बनाया था। 1197 में इस पर आक्रमण करके इसको चारों ओर से घेर लिया था। तो यहाँ जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उसका सामना किया, संघर्ष किया, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाए और बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार में आग लगवा दी और इस तरह से शिक्षा का यह केंद्र हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अब हम देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग में स्थित था और यह पश्चिमी भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, चिकित्सा की शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो गुजरात में स्थित था, ये आपको याद रखना है। हर विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ स्थित था ये आपको सारे चीज़ें याद रखनी है। और ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय में कई बौद्ध मठ थे। जैसे अभी हमने देखा था कि विक्रमशिला वज्रयान शाखा से संबंधित था, वैसे ही वल्लभी हीनयान शाखा से संबंधित था। प्रसिद्ध जो चीनी यात्री वैनसोंग था उसने इस महाविहार की यात्रा की थी और शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? नालंदा में। और यहाँ की उसने यात्रा की थी और इसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में आज इतना ही। थैंक यू।